तो आइए दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ डेमोक्रेसी में। और आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ वही सवाल लेंगे जो आपके 2022 हाई स्कूल के गणित पेपर में आपको सिर्फ ऐसे ही सवाल देखने को मिलेंगे, या फिर इसका डेटा बदलकर आपको सवाल देखने को मिलेंगे। तो हम वीडियो पे समय ना लेते हुए आपका वीडियो हम शुरू करते हैं। और हाँ, आप इन सवालों को अपनी कॉपी पर लिख लें और इन सवालों को तैयार करके जरूर जाएं, क्योंकि ये सवाल आपको जरूर नंबर दिलाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं कि एक 24 सेंटीमीटर व्यास तथा 6 सेंटीमीटर ऊंचे एक शंकु को पिघलाकर बनाए गए ठोस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर बिल्कुल आसान सवाल है और बहुत ज़बरदस्त सवाल है, आपको नंबर देने वाला सवाल है। तो कह रहा है कि एक शंकु है और एक उसको पिघलाकर एक गोला बनाया गया। उसको पिघलाकर क्या बनाया गया बेटा? उसको पिघलाकर एक गोला बनाया गया। और इस शंकु का व्यास दिया गया है 24 सेंटीमीटर। व्यास का मतलब है कि जो आधार का व्यास है उसका वो दिया गया है 24 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी गई है 6 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी दी गई है बच्चा? 6 सेंटीमीटर। और इसको पिघलाकर एक गोला बनाया गया, वृत्त नहीं, एक गोला बनाया गया। और इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है, आपने फुटबॉल देखी होगी, आपने गेंद देखी होगी। तो फुटबॉल का जितना एरिया, जितना क्षेत्रफल आप छू सकते हैं, फुटबॉल का जितनी जगह को आप छू सकते हैं, तो आपने फुटबॉल देखी होगी। तो फुटबॉल को जहां जहां पर आप छू सकते हैं तो वो उसका सरफेस एरिया कहलाता है। तो इसको पिघलाकर, इस शंकु को पिघलाकर क्या किया गया? एक गोला बनाया गया। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको 3 चीजें याद रखनी है कि जब कोई वस्तु एक वस्तु को पिघलाकर दूसरी वस्तु में बदला जाता है तो आयतन कभी नहीं बदलता, पृष्ठीय क्षेत्रफल बदल जाता है और उसका कभी भी आयतन नहीं बदलता है। क्योंकि जितनी धातु से ये ठोस शंकु था, इसको पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया गया। और उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर पूछा जाए तो कभी आप याद रखना कि जब एक वस्तु को पिघलाकर दूसरी वस्तु को बनाया जाता है तो कभी भी उनका आयतन नहीं बदलता है। तो इसका मतलब है कि शंकु का आयतन हल करेंगे। दिया गया है शंकु की त्रिज्या, पहले तो हम जो दिया गया है वो लिखेंगे। शंकु का व्यास, अगर शंकु का व्यास दिया गया है कितना? 24 सेंटीमीटर। शंकु का व्यास कितना है बच्चा? 24 सेंटीमीटर। तो इसकी शंकु की जो त्रिज्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? शंकु की त्रिज्या, जो शंकु की त्रिज्या हो जाएगी वो व्यास की आधी होती है। तो हमने मान लिया ये कितनी होगी? 24/2 कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। और शंकु की ऊंचाई दी गई है। शंकु की ऊंचाई बेटा कितनी दी गई है? h बराबर दिया गया है 6 सेंटीमीटर। अब हमने आपको बताया, क्या बताया? कि जब एक वस्तु को पिघलाकर दूसरी वस्तु बनाई जाती है तो उनके आयतन हमेशा बराबर होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? शंकु का आयतन बराबर हो जाएगा गोले का आयतन। बराबर क्या हो जाएगा भाई? गोले का आयतन। तो यहाँ पर आपको हमेशा याद रखना है वॉल्यूम ऑफ शंकु या वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। स्फेयर मतलब गोला। तो शंकु का आयतन आप सभी को पता होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब होता है। और ये r हमने मान
लिया त्रिज्या किसकी है, गोले की। इस गोले की त्रिज्या कैपिटल आर है और इसकी त्रिज्या हमने मान लिया स्मॉल आर है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन। और पाई का मान, पाई से इसको हम पाई से पाई को काट देंगे, मान रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों के आयतन कैसे हैं, बराबर हैं। और जो मान दिया गया है वो हम रख देंगे। तो 1/3 आर स्क्वायर, शंकु की त्रिज्या कितनी है, 12 है, तो 12 में गुणा कितना कर देंगे, 12। स्क्वायर लगा है तो दो बार गुणा कर देंगे। और एच कितना दिया गया है, 6 बराबर कितना है, 4/3 आर क्यूब। पाई तो खत्म हो चुका है, अब जो बचा है देखिए 3 से ये कट जाएगा, 3 से ये 3 कट जाएगा, ये कितना बचा, 4 से ये कट जाएगा, 4 तिया 12। अब इसका आप गुणा करिए, 12 तिया 36 या 12 छंग 72, 12 छंगा 72 और 72 में गुणा 3 कर देंगे तो 3 दूनी 6 और 7 तिया कितना हो गया, 21, यानी कि आ गया 216। तो आर क्यूब बराबर बेटा कितना हो गया, 216। और 216 कितने का घनमूल होता है, जब हम आर क्यूब से अगर घात हटाएंगे तो 216 की पावर 1/3, 1/3 का मतलब होता है घनमूल। और 216 का घनमूल होता है 6, क्योंकि 6 छरंग 36 छक्का 216। तो आर बराबर कितना निकल के आ गया, 6 सेंटीमीटर। ये क्या निकल के आया है, गोले की त्रिज्या। हमसे पूछा गया है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आप सभी को पता होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल A बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। फार्मूला याद होगा तभी आप ऐसे सवाल कर पाएंगे। शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन, शंकु का आयतन गोले का आयतन बराबर करके हमने गोले की त्रिज्या ज्ञात की। और गोले की जब त्रिज्या हमें ज्ञात हो गई तो हम गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। तो A बराबर क्या हो जाएगा, 4 इंटू पाई का मान अब यहाँ पे रखना पड़ेगा क्योंकि इस पाई को नहीं हटा सकते। यहाँ पर दोनों आयतन बराबर थे इसलिए हमने यहाँ पर पाई को हटा दिया था। तो 22/7 और गुणा कर देंगे आर स्क्वायर। आर कितना है, 6 और 6 का स्क्वायर मतलब 6 गुणा 6। तो A बराबर कितना हो जाएगा, अब इसका भाई मल्टीप्लिकेशन करिए और 7 से भाग दीजिए। तो ये हो जाएगा 22 चौकू 88 और गुणा हो जाएगा 6 रंग 36। अब 88 का गुणा भाई 36 में करेंगे, 36 में गुणा 88 करेंगे तो 8 संग 48, 8 संग 48 हासिल 4 बचा, 8 तिया 24 और 4 कितना हो गया 27 और 8 संग 48 फिर हासिल 4 और 8 तिया 24 और 4 कितना हो गया 27। तो 8 और 7 15, 7 और 2 9 और 1 10, 2 और 1 3, ये हमारे पास आ गया 3058। तो A बराबर आ गया और भाग लगेगा कितने से, 7 से। तो A बराबर आ गया 3058 में भाग लगा देंगे 7 से। तो 7 का जब भाग लगाओगे तो कितना आएगा, 7 या 21, 7 चौके 28 बचा 2 हो गया कितना 25, 7 या 21 बचे 4 हो गया 48, 7 छंगा 42 बचे कितने 6 बचे, दशमलव लगा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 7 8 56। तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, 436.8 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपके इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आइए देखते हैं, ये है एक निर्देशांक ज्यामिति का सवाल और ये सवाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो इस सवाल में दिया गया है यदि P, Q, M, N और ये बिंदु दिया गया है P - M, Q - N बिंदु संरेखी है तो सिद्ध कीजिए Pn बराबर MQ। सिद्ध क्या करना है हमें बेटा, Pn बराबर MQ सिद्ध करना है। तो यहाँ पर एक बात नोट कर लें, हमेशा जब 3 बिंदु संरेखी होते हैं, जब बिंदु x1, y1, x2, y2 और x3, y3
x3 कामा y3, जब ये तीन बिंदु संरेखी होने का मतलब है कि मान लिया ये बिंदु एक है, दूसरा बिंदु ये है, तीसरा बिंदु ये है, तो ये बिंदु क्या कहलाएंगे? संरेखी कहलाएंगे, क्योंकि एक ही रेखा पर स्थित है। जब तीन या तीन से अधिक, दो या दो से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों तो वो बिंदु क्या कहलाते हैं? संरेखी कहलाते हैं। और संरेखी बिंदु कभी भी बंद आकृति का निर्माण नहीं करते हैं। तो जब कोई भी आकृति बंद ना हो या खुली आकृति हो तो उसका क्षेत्रफल हमेशा मतलब एरिया शून्य होता है। उसका एरिया कितना होता है? शून्य होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। बिंदु कैसे है? संरेखी है। बिंदु 2 हो, 3 हो, 4 हो, 8 हो, 10 हो, कोई भी हो, अगर बिंदु संरेखी है तो उनके द्वारा बनाई गई आकृति का क्षेत्रफल हमेशा शून्य होता है। तो यहाँ पर बिंदु कितने हैं? 3 हैं। तो इसका मतलब है कि त्रिभुज बनाने की एक आकृति बनेगी तो यहाँ पर इनके द्वारा ये बिंदु क्या है? संरेखी हो। बिंदु अगर संरेखी हो, अगर बिंदु क्या हो? संरेखी है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना होगा? शून्य हो जाएगा। ये बात याद रखना। अगर हम मान लें ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, ये बिंदु C है, तो ये त्रिभुज कौन सा बनाएगा? त्रिभुज ABC। और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल शून्य होगा। तो यहाँ पर बिंदु संरेखी है तो क्या होगा? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बेटा? शून्य हो जाएगा। अगर शून्य हो जाएगा, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक थोड़ा लंबा सा फार्मूला है और उस लंबे से फार्मूले को आप याद रखें। 1/2। अगर 3 बिंदु दिए जाएंगे 2,3, 5,7, -3,4, इस तरह के अगर बिंदु देगा तो आपसे क्षेत्रफल पूछेगा, या फिर इनमें एक कोई सा भी अंक विलुप्त कर देगा। 3,4, A,2, 5,7, तो A का मान ज्ञात करेंगे। तो A का मान ज्ञात करने की जगह पर भी आपको फार्मूला यही लगाना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा। तो A बराबर AX रखिए, y माइनस वाई प्लस AX, फिर y माइनस वाई, फिर प्लस AX और y माइनस वाई। अब इसको हमें फार्मूला बनाना है। कैसे बनाओगे? देखिए AX1, AX2 और AX3, x के साथ 1 2 3। यहाँ पर आपको जो x1 y1, x2 y2, x3 और y3, जैसे ये पहला बिंदु है तो x1 y1 हो गया, पर दूसरा बिंदु है तो x2 y2 हो गया, तीसरा बिंदु है तो x3 y3 होता है। तो यहाँ पर देखिए हमने x को x1, x2 और y2, अब यहाँ पर बना गया तो 1 2 3, उसके बाद 2 3 1, 2 3 1, उसके बाद 3 1 2, 3 1 2, एक क्रम याद रखें, 1 2 3, उसके बाद 2 3 1, उसके बाद 3 1 2। मतलब इस तरह से भी 1 2 3, 2 3 1, 3 1 2 ऐसे याद रख सकते हैं। या फिर आप ऐसे याद रखें, x1 x2 x3 रख दिया, फिर 23 31 12, तो एक ये जो हो जाएगा इसके ऊपर मतलब 23 मतलब y2 y3, उसके बाद 23 31 मतलब y3 y1, यहाँ पर 12 y1 माइनस y2, y यहाँ पर माइनस ही रहेगा हर जगह पे, फार्मूला ना भूलें, चाहे जैसे याद रखें। कैसे याद रखेंगे? x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 या y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। 2-3 बार इसको फार्मूले को अपने आप लिखना और 1-2 बार वीडियो को देख लेना तो आपका ये फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो बटे में है, बटे में संख्या है, ये दूसरी तरफ जाएगी तो 0 हो जाएगी। x1 का मान रखेंगे, x1 कितना है p, x1 कितना है p,
इंटू y2 माइनस y3। y2 क्या है, पहले तो यहीं पे लिख दो x1 y1 ax2 y2 ax3 और ये y3। चलिए हमने मान लिख लिए। अब मान रखिए यहाँ पर क्या है, x1 रख दिया, y2 माइनस y3, y2 कितना है n माइनस y3 कितना है q माइनस n। अब जब q माइनस n करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो q प्लस n हो जाएगा, प्लस ax2 कितना है m है, ax2 की जगह पर m रख देंगे, और y3 माइनस y1 कितना है q माइनस n, और माइनस y1 कितना है यहाँ पर माइनस हो जाएगा q, और प्लस ax3 कितना है p माइनस q, x3 कितना है p माइनस m, p माइनस m, और उसके बाद y1 माइनस y2 कितना है q, y2 कितना है n, तो y1 मतलब हो जाएगा q माइनस n। बस हो गया आपका सवाल बराबर 0। आपने सारी वैल्यू पुट कर दी। अब क्या करोगे, Pn का अंदर गुणा कर दो, P का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा Pn माइनस हो जाएगा PQ और प्लस हो जाएगा Pn, प्लस कितना हो जाएगा Pn। P का ब्रैकेट के अंदर गुणा कर दिया, M का भी ब्रैकेट, यहाँ पर देखिए Q प्लस का है, ये Q माइनस का है, ये तो दोनों कट गए तो काट देंगे, और M का N के साथ गुणा करेंगे, और ये माइनस ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा M इंटू N। उसके बाद अब इन दोनों का ब्रैकेट गुणा करो, तो ब्रैकेट जब गुणा करेंगे तो पहले Q का P के साथ, फिर Q का M के साथ, फिर करेंगे N का P के साथ और Q का M के साथ। तो इस तरह से आपको गुणा करना, पहला पद उठाना है, दोनों के साथ गुणा करना है, फिर दूसरा पद उठाना है, फिर दोनों पदों के साथ गुणा करना है। तो यहाँ पर लगा है प्लस साइन, तो P का Q के साथ गुणा करेंगे तो हो जाएगा PQ माइनस हो जाएगा MQ, माइनस कितना हो गया MQ, फिर N का गुणा करो, तो N का जब गुणा करेंगे तो ये माइनस ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस PN, और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस M इंटू N बराबर 0। तो बस अब आपको क्या करना है, जो कट रहा है उसे काट दे। देखिए MN ये माइनस का है और ये MN प्लस का है, और क्या कटेगा Pn ये माइनस का है और ये Pn प्लस का है, तो कट गया। बचा क्या हमारे पास, ये PQ माइनस का है और ये PQ प्लस का है। Pn और Pn कहाँ पे है, Pn नहीं बचा, तो Pn बराबर बचा कितना है, ये Pn माइनस बचा है MQ, माइनस बचा है MQ बराबर 0। जब MQ को उधर ले जाएंगे तो Pn बराबर MQ, हमें यही सिद्ध करना है। इति सिद्धम। अब हम इसको क्या करना है, हेंस प्रूव, यही हमको सिद्ध करना है। क्या करना है, Pn बराबर MQ। तो एक बार और इसको देख लेना, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो त्रिभुज में जब 3 बिंदु दिए जाएं तो भी आपको यही फार्मूला लगाना है, और इसी तरह से आपको फार्मूला बनाना है और फार्मूले में वैल्यू रखना है, और वैल्यू रखने के बाद क्या करोगे, कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर यहाँ से एकदम राइट निकलेगा। तो आइए एक और ज़बरदस्त सवाल की तरफ, कि द्विघात समीकरण को हल कीजिए। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, लेकिन देखने में ये लग रहा है हमें कि 4 घातीय समीकरण है, क्योंकि सबसे बड़ी घात कितनी है, यहाँ पर 4 घात है। उन्होंने कहा है कि द्विघात समीकरण को हल कीजिए। अब द्विघात समीकरण नहीं है तो हम इसको बना लेंगे। हमने मान लिया कि x स्क्वायर बराबर हम मान लेते हैं a। जब x स्क्वायर बराबर हमने क्या मान लिया a, अगर y मान लोगे तो भी ठीक है, हमने यहाँ पर a माना है तो आप a मानिए। तो x स्क्वायर बराबर जब a माना है तो x पावर 4 बराबर, जैसे x स्क्वायर बराबर
ए है तो x पावर 4 बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर। यह एक्स स्क्वायर बराबर ए है तो x पावर 4 बराबर ए स्क्वायर हो जाएगा। क्यों कि जब इसका पुनः स्क्वायर करोगे कि जैसे मान लिया एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो a का जब स्क्वायर करोगे तो x की पावर के ऊपर जब पावर मतलब घात के ऊपर जब घात चढ़ी होती है बेटा तो घातों का गुणा होता है। तो घातों का जब गुणा कर देंगे तो x की पावर 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 बराबर ए स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर बराबर ए है और x की पावर 4 बराबर ए स्क्वायर है तो x की पावर 4 बराबर कितना रख देंगे ए स्क्वायर, कितना रख देंगे यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस का 25 और एक्स स्क्वायर बराबर ए है और प्लस हो जाएगा 144 बराबर 0। बोलो बन गया द्विघात समीकरण। क्योंकि अभी एक बार और द्विघात समीकरण बनाएंगे जो हमने अभी अपने आप से माना है उन्हीं को फिर दोबारा मान रखना पड़ेगा। चलिए पहले हम आगे चलते हैं तब वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अब 144 के ऐसे गुणनखंड करो, 144 के 144 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ने या घटाने पर 25 मिल जाए। तो एक तो होता है 12 12 144 तो 12 में 12 जोड़ेंगे तो 24 होता है। एक होता है 16 नेमा 144, 16 नेमा 144 हमें चाहिए माइनस के 25 तो दोनों क्या कर देंगे माइनस का, यहाँ पर a लगा है तो दोनों के साथ a लगा देंगे तो 16a माइनस 25 और 16 का जब 9 में गुणा करोगे तो 144 होता है और 16 में 9 जोड़ोगे तो 25 होता है। तो ये सवाल बन गया हमारा। तो ए स्क्वायर माइनस 16a माइनस 9a प्लस हो जाएगा 144 बराबर 0। अब बताइए कि किन्हीं दो पदों से हम कुछ न कुछ कॉमन लेंगे। यहाँ पर देखिए एक ये पद बन रहा है और एक ये पद बन रहा है, हमने दो पदों में इसको बांट लिया। तो इस पद से हमें a कॉमन है तो a माइनस कितना मिल जाएगा 16 और यहाँ से हमें देखिए 9 कॉमन मिल जाएगा। तो माइनस का जब 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x नहीं यहाँ पर आएगा a तो a माइनस 9 का जब भाग देंगे तो इसमें जाएगा 16 बार तो a माइनस 16 बराबर 0। तो a माइनस 16 फिर कॉमन ले लेंगे ये वाला पद और ये वाला पद तो ये दोनों पद फिर उभयनिष्ठ है मतलब कॉमन है। बचेगा कितना a माइनस 9 बराबर 0। तो a बराबर a माइनस 16 बराबर 0 तो a बराबर कितना हो जाएगा 16, a बराबर कितना हो जाएगा 16। इसी तरह से a माइनस 9 बराबर 0 है तो a बराबर कितना हो जाएगा बेटा 9। अब देखिए हमने यहाँ पर a बराबर कितना माना था एक्स स्क्वायर, a बराबर कितना माना था एक्स स्क्वायर तो a की जगह पर फिर पुनः एक्स स्क्वायर रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमने तो यहाँ पर ज़बरदस्ती का सौदा किया था तो हमने जो ज़बरदस्ती छीना था तो उसको वापस भी करना पड़ेगा। हमने यहाँ पर उधार लिया था, यूँ समझिए उधार लिया था तो हमें वापस भी करना पड़ेगा। तो a बराबर क्या है एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर बराबर 16 तो x बराबर अंडर रूट 16 तो अंडर रूट जब हटेगा तो x बराबर प्लस माइनस 4। एक तो मान हो गया प्लस का 4 दूसरा मान हो गया माइनस का 4। इसी तरह से x स्क्वायर बराबर कितना है 9 तो x बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 9 तो x बराबर प्लस माइनस 9 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस कितना बचेगा यहाँ पर आएगा आपका 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो घात है वो कितनी है 4 है तो 4 घातीय समीकरण के कितने मान होने चाहिए 4 मान होने चाहिए। तो x बराबर 4 कामा माइनस 4 और 3 कामा माइनस 3 3 कामा माइनस 3 तो 4 घातीय समीकरण के 4 ही मान होंगे। द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं और 4 घातीय समीकरण के 4 ही मूल होंगे प्लस माइनस 4 और प्लस माइनस 3। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी।
तो देखते हैं इस सवाल की तरफ। ये 6 का खास सवाल है। तो यहाँ पर आपको जो सवाल दिया जाएगा वो कुछ इस तरह से दिया जाएगा, लेकिन ये नहीं लिखना। ये मैंने आपको इसलिए लिख दिया है कि आपको समझ में आ जाए कि सवाल को इस तरह से आपके पेपर में लिखकर आएगा और आपसे पूछेगा कि समांतर माध्य क्या होगा। समांतर माध्य ये दिए गए आंकड़ा है, ऊपर दिया गया है वर्ग अंतराल, नीचे दी गई है बारंबारता। बारंबारता को f से लिखते हैं और वर्ग अंतराल को वर्ग अंतराल जो होता है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 30, 20 से 25 और 25 से 30। अब इसी को हमने कन्वर्ट करके थोड़ी सी साड़ी में परिवर्तन किया और यही परिवर्तन आपको करना है। पहले वर्ग अंतराल को लिख लेना है, जैसे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, इसी तरह से सारे वर्ग अंतराल लिख लेना है। उसके बाद जो बारंबारता दी गई है बारंबारता को हम f से लिखते हैं और हम 2 कॉलम अपनी तरफ से बनाएंगे। 2 कॉलम साड़ी में अपनी तरफ से बनाएंगे, एक मध्यमान और दूसरा fx मतलब है कि बारंबारता और मध्यमान का गुणनफल, बारंबारता और मध्यमान का गुणनफल। तो मध्यमान कैसे निकालेंगे? जैसे जो वर्ग अंतराल दिया गया है तो यहाँ पर जो वर्ग अंतराल निकालेंगे इन दोनों का आधा, तो 0 में 5 जोड़ेंगे और 2 से भाग लगाएंगे। इसी तरह से 10 में 5 जोड़ेंगे, 5 में 10 जोड़ेंगे और 2 से भाग लगाएंगे। 5 में 10 जब जोड़ेंगे तो और 2 से भाग, मतलब है कि इन दोनों का योग भाग 2, इन दोनों के योग में भाग 2 लगाते चले जाएंगे। तो ये हो जाएगा कितना? 5 में 2 का भाग लगा देंगे तो हो जाएगा 2.5 और ये हो जाएगा 10 और 5 15 में जब 2 का भाग लगा देंगे तो हो जाएगा 7.5। और इसके बाद जो आएगा इन दोनों का जब योग करेंगे 10 और 15 25 और 25 का आधा 12.5, 15। अब इसमें देखिए 5 जोड़ते जाइए, 2.5 में 5 जोड़ा 7.5, 7.5 में 5 जोड़ा तो 12.5 और 12 में 5 जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 12 और 5 17.5 और 17 में 5 जोड़ेंगे तो 22.5 और 22 में जब 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 27.5, 27.5। तो ये इनका निकल के आ जाता है मध्यमान। मध्यमान को x से रिप्रेजेंट करते हैं, x से लिखा जाता है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 पूरा हो गया। अब यहाँ पर इनका गुणा करेंगे f इंटू एक्स, fx बराबर यानी कि f इंटू एक्स। तो 25 या 75, 25 है ये, मतलब 25 है, मतलब 2.5 है, लेकिन दिखने में 25 लग रहा है। 25 या 75 तो मतलब हो जाएगा 7.5 और 75 सत्ते 7 पना 35 हासिल 5, 7 पना 35 हासिल 5 नहीं 7 पना 35 हासिल 3 और 7 सत्ते 49 और 3 कितना हो गया? 49 और 3 52, एक अंक पहले दशमलव लगा दिया। अब 15 पना 75 हासिल 5, 15 पना 75 हासिल 7, 7 पना 35 हासिल 3 और 7 सत्ते 49 और 3 52, ठीक। और 15 पना 75 हासिल 7 और 15 दूनी 30 और 7 37 हासिल कितना हो गया? 3 और 15 एकन 15 और 3 कितना हो गया? 18। अब इसका गुणा करेंगे, 24 का गुणा करेंगे, 24 पंचे 120, 20 पंचे 100, 24 पंचे 120 और 120 की लगा देंगे 0, 120 की 0 हासिल कितना बचा? 2 और 24 सत्ते नहीं पता है तो गुणा कर लो भाई अलग से। 175 में गुणा कर लेंगे कितने से? 24 से। 175 में गुणा कर लेंगे 24 से तो 4 पंचे 20 हासिल 4 पंचे 20 हासिल 2 और 4 सत्ते 28 और 2 कितना हो गया? 30 हासिल 4 पंचे 20 हासिल 2, 4 सत्ते 28 और 2 30 हासिल 3, 4 एकन 4 और 3 7, 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14 और 1 15 हासिल 1, 2 3 2 एकन 2 और 1 3। जब 0 0 7 5 12 3 और 1 4, एक अंक पहले दशमलव आ जाएगा तो आ जाएगा ये 420। तो ये कितना आ जाएगा? 420। अब उसके बाद 16 पंचे 80, 16 पंचे 80 हासिल 8,
और 16 दूनी 32, 32 और 8 40, 32 और 8 40 हासिल 4, और 16 दूनी 32 और 4 कितने हो गया 36, 32 और 4 36। अब 5 का गुणा करेंगे तो 5 पचम 25 हासिल 2, पचम 25 हासिल 2, 5 सत्ते 35 और 2 कितना हो गया 37 हासिल 3, और 5 दूनी 10 और 3 कितना हो गया 13। अब हमें क्या क्या निकालना है, सिग्मा एफ निकालना है। सिग्मा एफ का मतलब है कि बारंबारता का योग, और सिग्मा एफ एक्स निकालना है क्योंकि हमें निकालना है समांतर माध्य। तो सिग्मा एफ एक्स बराबर, अब इनको जोड़िए कितना हो गया 15 और 5 20, 7 और 3 कितना हो गया 10, और 10 और 5 15, 15 और 15 30, 30 और ये कितना हो गया 24 और 30, 24 और 16 40, तो कितना हो गया ये 70। ये कितना हो गया यहाँ पर बारंबारता का योग हो गया 70। 5 5 10 और 5 15, 5 20, 20 की 0 हासिल 2, इसको जोड़िए 7 और 2 9, 9 7 16, 16 और 7 16 और 7 कितना हो गया 23, 16 7 23 और 2 23 और 2 25, एक अंक पहले दशमलव, फिर हासिल कितना बचा 2, 5 8 5 13, 8 5 13, 13 और 2 15, 15 और 6 21, 8 7 15, 15 2 17, 17 और 6, अरे जोड़ने में गलत, तो ये हो गया 5 और 3 8, नहीं 8 और 5 13, 13 और 2 15, 15 और 6 21, 21 और 3 24, 24 और 2 कितना हो गया 26, 26 की 6 हासिल फिर बचा 2, तो ये हो गया 4 5, 5 और 3 8, 8 और 1 9, 8 और 1 9, 9 और 2 कितना हो गया 11। तो ये सिग्मा एफ एक्स हमें निकालना है समांतर माध्य। हमें क्या निकालना पड़ेगा, समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। आसानी से हल हो गया। तो सिग्मा एफ एक्स कितना है, ये हो गया 1165 बटे में आ जाएगा 70। तो 70 ये दशमलव लगाएंगे, ये जीरो हटाएंगे दशमलव लगा देंगे, और 7 से अगर भाग लगाओगे तो 7 एकन 7, बचा कितना 4 हो गया 46, 7 छंगा 42, फिर बचे 4 हो गया 45, फिर 7 छंगा 42, फिर बचे 3, फिर 7 या 21, 7 चौक 28। तो ये लगभग आ जाएगा 16.64। ये आ गया समांतर माध्य आपका ये आंसर। बिल्कुल समांतर माध्य वाले सवालों को आप इसी तरह से हल करेंगे। तो आइए बच्चों ये देखते हैं हाइट एंड स्टैंड मतलब ऊंचाई और दूरी का सवाल है कि एक सड़क के एक ओर मीनार और दूसरी तरफ मकान स्थित है। मतलब है कि एक सड़क है, हमने बना लिया एक सड़क है, और इस सड़क के हमने इस सड़क की चौड़ाई मान लिया कितनी है, x मीटर है। हमने इस सड़क की चौड़ाई कितनी मान लिया, x मीटर है। अब कह रहा है कि एक ओर मीनार खड़ी है, तो हमने एक ओर मीनार खड़ी कर दी, एक और मीनार खड़ी है, और मीनार और जो धरातल है या सड़क है इसके साथ हमेशा कोण 90 डिग्री का बनता है। और दूसरी तरफ मकान स्थित है, तो दूसरी तरफ हमने क्या बना दिया, एक मकान, और उस मकान की ऊंचाई दिया गया है 12 मीटर। उस मकान की ऊंचाई कितनी है बेटा, 12 मीटर। अगर 12 मीटर है, अब कह रहा है कि अब उसके मीनार के शीर्ष से, अब भाई मीनार का शीर्ष ये है, मकान का शीर्ष ये है, और मकान का आधार ये है। अब इस मीनार पर बैठा एक व्यक्ति मकान के शिखर को देख रहा है और मकान के आधार को देख रहा है। कह रहा है कि यहाँ पर मीनार के शिखर से मकान के शीर्ष, अब मकान के शीर्ष का उन्नयन कोण ये वाला, अवनमन कोण कौन सा होगा, अवनमन कोण बनता है ये, तो नीचे की ओर देखा जा रहा है, ये कितना कोण बन रहा है 45 डिग्री। और दूसरा कह रहा है कि शीर्ष और आधार का अवनमन कोण 60 डिग्री है। तो अवनमन कोण की अगर बात करें तो ये कितना हो जाता है,
60 डिग्री, ये पूरा हो जाएगा, ये होगा 40 और ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो इसका मतलब है कि जब हम ऐसी स्थिति दी जाए तो यहाँ पर एक समांतर, सड़क के समांतर एक रेखा बना देंगे। तो ये हो गया 45 डिग्री कोण और ये वाला हो गया 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि इस रेखा के साथ देखिए यहाँ पर जेड बन रहा है, तो अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा। अगर यहीं पर एक ये वाला 60 है तो ये वाला भी 60 हो जाएगा। ये वाला कितना है? 60 है, तो ये वाला कोण भी 60 डिग्री हो जाएगा। बस हमारा बन गया सवाल। अब सवाल बन गया, अब हमें निकालना क्या है? इसका नामकरण कर देना है। और नामकरण करने के बाद हमसे पूछा है मीनार की ऊंचाई। तो हमने मान लिया मीनार की ऊंचाई कितनी है? मीनार की ऊंचाई हमने मान लिया h है। और ये वाली दूरी भाई जब यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 12 मीटर है, तो यहाँ पर भी 12 मीटर हो जाएगी। कितनी मीटर हो जाएगी? ये 12 मीटर। तो जब ये 12 मीटर है तो ये वाली दूरी कितनी होगी? ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी भाई? पूरी h है, पूरी ऊंचाई कितनी है? h, और उसमें से ये 12 घट जाएगी तो ये वाली कितनी बचेगी? यहाँ पर h में -12, h माइनस कितना हो जाएगा? 12। पूरी ऊंचाई h है और ऊपर वाला, अब यहाँ पर देखिए नामकरण कर देते हैं A B C D और ये नाम दे दिया यहाँ पर E। बस हमारा सवाल बन गया। तो हमने मान लिया, देखिए आपको ऐसे ही हल करना है, लेकिन आपको ये सवाल नहीं लिखना है वहाँ पर परीक्षा की कॉपी पर, ये सवाल लिखना नहीं है, सिर्फ आपको सवाल पेपर से पढ़ना है, ये चित्र बनाना है। और कैसे करना है? यहाँ पर लिखना है हल। यहाँ पर क्या लिखना है? हल। और हल के आगे हमसे जो पूछा गया है वही मानेंगे। तो हमने मान लिया, माना मीनार की ऊंचाई बराबर कितनी है बेटा? हमने कितनी मानी है? h मीटर। अब यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं और उन्हीं दो समकोण त्रिभुजों में हमें क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है? तो यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है ADE, दूसरा समकोण त्रिभुज बन रहा है। देखिए जो त्रिभुज बनेगा वो धरातल के साथ, धरती के साथ, जमीन के साथ, या यहाँ पर सड़क की बात की है तो सड़क के साथ। ये है सड़क, ये क्या है? सड़क। और सड़क के एक और मीनार है, एक और मकान है। मीनार ऊंची होती है, मकान थोड़ा कम ऊंचा होता है। तो यहाँ पर देखिए जो त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज ADE में, तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज ADE में देखिए हमें क्या दिया गया? हमने ये सड़क की चौड़ाई x मानी है, तो ये वाली भी चौड़ाई x ही होगी। ये वाली चौड़ाई कितनी होगी? x। लंब पता है, लंब क्या है इसका? h-12। तो यहाँ पर लंब और आधार के लिए आपको पता करना है लाल बटे कक्का से लंब बटे आधार, यानी कि लंब और इसका प्रतिबंध किसमें होता है? टेन थीटा में। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अच्छा, अब एक बात बताओ, त्रिभुज ADE में थीटा बराबर कितना है? थीटा बराबर है 45 डिग्री। और लंब कितना है? लंब यानी कि लंब है L बराबर h में -12। और आधार कितना है? आधार है x। मतलब अब यहाँ पर हमने लिख लिया छांट के, तो यहाँ पर थोड़ी आसानी हो जाएगी। टेन थीटा का मतलब थीटा है 45 डिग्री, लंब कितना है? h-12 और आधार कितना है? x है। और टेन 45 का मान 1 होता है। टेन 45 का मान कितना होता है बेटा? आपको नहीं पता है तो याद कर लें, टेन 45 का मान 1 होता है। तो 1 बराबर h-12 बराबर x। तो x का जब 1 के साथ गुणा हो जाएगा तो x बराबर h-12। तो ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब देखिए हमने एक त्रिभुज का काम कर लिया, दूसरा त्रिभुज क्या है? BCE।
दूसरा त्रिभुज है पुनः समकोण त्रिभुज BCE में फिर लगा देंगे टेन थीटा। यहाँ पर भी आधार कितना है, आधार है x और लंब है h और थीटा बराबर कितना है 60। तो टेन थीटा बराबर यानी कि टेन 60 बराबर लंब कितना है h है, लंब यहाँ पर कितना है h, आधार कितना है x और टेन 60 का मान होता है a√3। तो यहाँ पर जब √3 रख देंगे टेन 60 की जगह पर तो h अपान कितना हो जाएगा x/1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा h बराबर कितना हो जाएगा, h बराबर √3x, h बराबर हो जाएगा √3x। इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 से x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में जब रखेंगे तो भाई देखो कहाँ पे जगह मिल रही है। यहाँ पर हो सकता है कि थोड़ा आपको यहाँ पर धुंधला दिख सकता है, लेकिन समझ लेना। तो अभी यहाँ पर दिख रहा होगा, चलिए रख देते हैं। तो h बराबर √3 इंटू x का मान है h माइनस 12, h माइनस कितना है 12। अब देखिए क्या करेंगे, h बराबर √3 का अंदर गुणा करेंगे तो √3h माइनस हो जाएगा √3 या 12√3। जब √3 का 12 में गुणा करोगे तो 12√3। अब h वाले जब पद एक तरफ लाएंगे, जब h वाले पद क्या करेंगे एक तरफ लाएंगे तो ये इधर आएगा तो h माइनस √3h बराबर हो जाएगा 12√3। अब क्या करोगे, यहाँ पर h कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस √3 बराबर 1 माइनस √3। यहाँ पर और क्या बचेगा, माइनस का 12, तो माइनस का 12 बचेगा और यहाँ पर बचेगा माइनस का 12√3। तो h बराबर माइनस 12√3 बटे में आ जाएगा। अगर यहाँ से माइनस चिन्ह अगर बाहर ले लें तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1। क्यों, क्योंकि ये माइनस से हमें माइनस कैंसिल करना है। अगर यहाँ से माइनस चिन्ह जब कॉमन ले लोगे बेटा, जब माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस √3 प्लस का हो जाएगा और 1 माइनस का हो जाएगा। अब अगर चाहो तो √3 प्लस 1 से गुणा कर देंगे और √3 प्लस 1 से भाग करके थोड़ा सा यहाँ पर जगह कम पड़ रही है तो यहाँ पर हो सकता है कि इतना ही छोड़ दो। क्या करें, चलिए बढ़ा लेते हैं। तो h बराबर √3 का इसमें जब गुणा करेंगे तो 12 और गुणा कितना हो जाएगा 3, और जब 1 का इसके साथ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 12√3 और बटे ये कितना हो गया a माइनस बी और a प्लस बी। a माइनस बी का मतलब है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस a माइनस बी, a प्लस बी मतलब वर्गांतर बन गया। और ये 3 √3 का वर्ग 3 माइनस 1, 3 माइनस 1। तो ये आपका जो आंसर बनेगा कितना बनेगा, h बराबर 12 3 36 प्लस 12√3 और ये बटे में बचेगा 2। अब अगर चाहो तो ऊपर से 2 का भाग लगा देंगे तो 18, 2 का भाग लगाएंगे तो 18 दूनी 36 और प्लस 6√3 और कॉमन ले सकते हो, कितना 6 और कॉमन ले सकते हैं। तो h बराबर कितना आ जाएगा, 6 अगर कॉमन ले लेंगे तो 6 इंटू 6 18 तो 3 प्लस √3, 3 प्लस √3 मीटर। तो ये आपका बन गया आंसर। तो h बराबर इतना आएगा। इस तरह के आप सवालों को हल करें और एक काम आप ज़रूर करें कि वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें।